दोस्तों, एवोल्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जो ऐसा सोचते हैं कि वो इसको अच्छी तरह समझते हैं, वास्तव में वो इसको नहीं समझते। जिसका सबूत है वो कुछ सवाल जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि ये कि अगर इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है तो आज भी बंदर क्यों पाए जाते हैं और वो बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे। ये एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर पूछा जाता है। इससे पहले कि हम इस सवाल पर आएँ, एवोल्यूशन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। एवोल्यूशन का मतलब है जीव प्रजातियों के किसी ग्रुप में होने वाला एक स्लो ग्रेजुअल चेंज, जो कि किसी प्रजाति के किसी ग्रुप में पीढ़ियों के दौरान होता है, न कि इंडिविजुअल्स में। म्यूटेशंस और जेनेटिक वेरिएशन के कारण हर प्रजाति के समूह में मौजूद जीव बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एक ही प्रजाति के डिफरेंट ग्रुप्स जो कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं, अलग अलग एनवायरमेंटल प्रेशर का सामना करते हैं। अलग अलग जगहों का अलग अलग एनवायरमेंटल प्रेशर उस स्थान पर रहने वाली प्रजातियों के ग्रुप्स में कुछ खास गुणों को बढ़ावा दे सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण समुद्र में किसी स्थान पर 2 आइलैंड बनते हैं। कुछ समय बाद किसी एक ही प्रजाति के कछुओं का एक समूह इन दोनों आइलैंड को अपना ठिकाना बनाता है, लेकिन दोनों आइलैंड पर अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। एक आइलैंड उपजाऊ मिट्टी और पेड़ पौधों से भरा हुआ है, तो दूसरा पथरीली जमीन वाला है, जहां जमीन पर खाने को कुछ नहीं सिवा कैक्टस के पौधों के। जिन कछुओं का समूह पथरीली जमीन वाले आइलैंड पर है, उनको कैक्टस के खाने लायक हिस्सों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। तो यहाँ की कंडीशंस ऐसे कछुओं को सपोर्ट करती हैं जो अपनी गर्दन दूसरों के मुकाबले ज्यादा ऊंची उठा सकते हैं। तो जिन कछुओं की शारीरिक बनावट उन्हें ऐसा करने में मदद करती है, वे दूसरों के मुकाबले ज्यादा खाना हासिल कर सकते हैं, लिहाजा उनके बचे रहने और अपना वंश आगे बढ़ाने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर एक खास प्रकार की बनावट और व्यवहार वाले कछुओं की संख्या बढ़ती जाती है और एक लंबे समय के बाद कछुओं की एक नई प्रजाति अस्तित्व में आती है, जिसका कवच काठी के आकार का होता है। इस तरह लाखों साल के लंबे समय में जीवों को तमाम तरह के एनवायरमेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ता है और जिसके कारण तरह तरह की बायोडाइवर्सिटी पैदा और नष्ट होती रहती है। तो अब आप एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझ चुके हैं, तो अब हम वापस अपने सवाल पर आते हैं, यानी बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे। ये सवाल एवोल्यूशन के बारे में एक बेहद कॉमन मिसकॉन्सेप्शन की उपज है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ये तस्वीर, जिसका यूज लंबे समय से हमारी किताबों में किया गया है, जिसके एक सिरे पर चिंपैंजी जैसा एक जीव है और दूसरे पर इंसान। जिन लोगों ने इस सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है, उनको इस तस्वीर से यह भ्रम पैदा होता है कि शायद समय के साथ जीव प्रजातियां एक निश्चित क्रम में एक प्रजाति से दूसरी ज्यादा विकसित प्रजाति में बदलती जाती हैं। कुछ ऐसे जैसे सेल फोन के मॉडल, जिसमें हर नए मॉडल के साथ कुछ नए फीचर्स बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग जीवों के विकास क्रम को एक सीढ़ी जैसा समझते हैं, जिसके सबसे निचले पायदान पर कोई सिंगल सेल वाला कोई सिंपल जीव है और सबसे ऊंचे पायदान पर इंसान, जबकि ऐसा नहीं है। एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि एवोल्यूशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि प्री डिसाइडेड होता है। एवोल्यूशन तमाम रैंडम बायोलॉजिकल और नेचुरल इवेंट्स पर निर्भर करता है, जिसका आधार है सर्वाइवल। हर प्रजाति के एवोल्यूशन के पीछे तमाम बायोलॉजिकल और नेचुरल इवेंट्स की एक पूरी सीरीज होती है। भविष्य में कोई प्रजाति किस तरह विकसित होगी, वो भी इन्हीं सब कारणों पर निर्भर करेगा। साथ ही इसको ऐसा प्रोसेस भी नहीं समझना चाहिए जिसके हर स्टेप में किसी प्रजाति में कुछ नए फीचर ऐड हो जाते हों। ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें विकास क्रम में किसी प्रजाति ने पहले मौजूद रहे किसी फीचर को खो दिया है। इंसान को भी एवोल्यूशन का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट समझना एक भारी भूल है। वर्तमान में मौजूद कोई भी जीव प्रजाति, फिर चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो या कोई बंदर या फिर इंसान, सभी एवोल्यूशन के लिहाज से एक सफल डिजाइन है, क्योंकि तभी वो लुप्त होने से बचे हुए हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि चिंपैंजी और इंसान के जीनोम में 96% सिमिलैरिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान चिंपैंजी से विकसित हुआ है, बल्कि हकीकत यह है कि इंसान और चिंपैंजी दोनों एक समान पूर्वज यानी कॉमन एंसेस्टर से विकसित हुए हैं। ये एंसेस्टर आज से करीब 50-60 लाख साल पहले इस धरती पर मौजूद था और जो कि बहुत पहले लुप्त हो चुका है। इसी कॉमन एंसेस्टर का एक ग्रुप एवोल्यूशन की तमाम स्टेजेस को पार करके मॉडर्न चिंपैंजी के रूप में विकसित हुआ और दूसरा ग्रुप हमारे यानी होमो सैपियंस के रूप में। तो इसका मतलब यह हुआ कि चिंपैंजी हमारा एवोल्यूशनरी कजिन है। ये प्राइमेट्स के एवोल्यूशन का ट्री है, जिसमें अतीत में अलग अलग समय पर डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रेशर और बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से अलग अलग ग्रुप्स एवोल्यूशन की तमाम स्टेजेस से गुजरकर मौजूदा प्राइमेट्स के रूप में विकसित हुई हैं, जिनको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: लीमर्स, मंकीज एंड एप्स। एप्स की कैटेगरी में वो सभी प्राइमेट्स आते हैं जिनके पूंछ नहीं होती, इन्हें होमिनॉइड्स भी कहते हैं। और इन्हीं होमिनॉइड्स में
ओरेंगुटैन, गोरिल्ला, चिंपैंजी के साथ ही एक शाखा के सिरे पर मानव वंश यानी होमिनिड्स भी मौजूद है। अगर आप इस ट्री पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि मानव प्रजाति वर्तमान में मौजूद हर वानर प्रजाति के साथ कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर शेयर करती है। इस फैमिली ट्री में लीमर हमारा सबसे दूर का संबंधी है तो चिंपैंजी सबसे नजदीक का। तो असल में जब आप ये कहते हैं कि यदि इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है तो बंदर मौजूद क्यों हैं, तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप अपने और अपने सगे भाइयों के विकास के लिए अपने चचेरे भाइयों को जिम्मेदार माने, जबकि इसमें उनका कोई हाथ नहीं। आपका विकास आपके चचेरे भाइयों से नहीं हुआ, बल्कि आप और आपके चचेरे भाई दोनों एक कॉमन एंसेस्टर यानी आपके परदादा से आए हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो कॉमन एंसेस्टर कौन था और कैसा दिखता था। इंसानों के पूर्वजों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राचीन पूर्वज यानी अर्ली होमोनिन्स, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स एंड होमोजीनस। प्राचीन पूर्वज जैसे सिलोंथ्रोपस, जो कि लगभग उस समय का है जिसके आसपास हमारे और चिंपैंजी का कॉमन एंसेस्टर मौजूद रहा होगा। यह कुछ ऐसा दिखता था। इसकी बनावट और व्यवहार वानरों से अधिक मिलता जुलता है। इसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स का, जिसका सबसे पुराना फॉसिल जो हमें मिलता है वो है लूसी यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, जिसे डोनाल्ड जॉनसन और उनके साथियों ने यूथोपिया से खोजा था, जो कि लगभग 32 लाख साल पुराना है। और यह कुछ ऐसा दिखता था। इसमें हमें कुछ ऐसी खासियत मिलती हैं जो कि पिछले किसी पूर्वज में नहीं मिलती, जैसे बाइपेडैलिटी यानी ये फुल टाइम 2 पैरों पर चलता था। इसका जबड़ा पिछले पूर्वजों की तुलना में छोटा था और दिमाग बड़ा। इसके बाद नंबर आता है होमोजीनस का। इसके सदस्य दिखने में बहुत कुछ हमारे जैसे लगते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है होमो हैबिलिस का, जिसका मतलब है हैंडीमैन, यानी ये हमारा पहला पूर्वज है जो हाथों का इस्तेमाल बड़ी सफाई से कर पत्थर के टूल बना सकता था। होमो हैबिलिस आज से लगभग 15 से 20 लाख साल पहले इस धरती पर मौजूद था। और इसके बाद नंबर आता है होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस ऐसी पहली होमो प्रजाति है जो दिखने में एप कम और ह्यूमन ज्यादा है। इनकी उत्पत्ति आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई थी और ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में ये 2.5 लाख साल पहले तक मौजूद थी। इस लिहाज से ये अब तक की मोस्ट सक्सेसफुल होमो स्पीसी कही जा सकती है, जो अफ्रीका से निकलकर मिडिल ईस्ट और यूरोप होते हुए फार ईस्ट एशिया तक में फैल गई। बाद में दुनिया के कुछ हिस्सों में यही प्रजाति म्यूटेशंस और एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होमो हेल्डरबर्गेंसिस, होमो फ्रेलेंसिस, होमो निएंडरथल जैसी प्रजातियों में विकसित हुई। बाद में इसी का एक समूह अफ्रीका में होमो सैपियंस के रूप में विकसित हुआ। हमें 20 से अधिक मानव प्रजातियों के अवशेष मिलते हैं जो कि अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइम पीरियड्स के दौरान मौजूद रही थीं। और आज से लगभग 40,000 साल पहले तक कई मानव प्रजातियां धरती पर एक साथ मौजूद थीं, लेकिन फिर विभिन्न कारणों से सभी धीरे धीरे लुप्त होती चली जाती हैं और केवल एक ही प्रजाति होमो सैपियंस यानी हम बचे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सभी जानकारी से आपका एक कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। ऐसी और भी अधिक जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, गुड बाय, सी यू सून।